हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम शिक्षा। आई एम निखिल पांडे। आज मैं आपके सामने चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीरीज का सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का भाग 2 लेके आया हूँ। यह सीरीज MP-TET प्लस C-TET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऑल लर्निंग इज बाय एंड लार्ज सक्सेसफुल व्हेन इट इज डैश। सभी अधिगम सामान्यतः कुल मिलाकर सफल होते हैं जब डैश द्वारा किया जाता है। चलिए, तो पहला ऑप्शन है रिसोर्स रिच, संसाधन संपन्न। दूसरा ऑप्शन है सेल्फ डायरेक्टेड बाय द लर्नर, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं निर्देशित। थर्ड ऑप्शन है टेक्नोलॉजी लेड, प्रौद्योगिकी का नेतृत्व। या चौथा ऑप्शन है टीचर लेड, शिक्षक का नेतृत्व। चलिए, तो क्या लगता है, अगर किसी बच्चे को सफल होना है तो उसे बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, या उसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, या उसे बहुत सारे टीचर की ज़रूरत है। तो तीनों ही ऑप्शन क्या है, अपने आप में गलत हैं। क्यों गलत है? जब तक कोई बच्चा खुद ना चाहे, एक सेकेंड, तो पहला ऑप्शन, बहुत सारे आप रिसोर्सेज ला के बच्चे दे दोगे तो क्या वो पढ़ लेगा? नहीं। आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी ला के दे देंगे तो क्या वह पढ़ लेगा? नहीं पढ़ेगा। या आप उसे बहुत सारे टीचर ला के दे देंगे तो क्या वह पढ़ लेगा? नहीं पढ़ेगा। तो जब तक बच्चा खुद नहीं सोचेगा कि उसे पढ़ना है, जब तक वह खुद, उसके खुद के एम्स नहीं होंगे या खुद के उसके मन में नहीं आएगा पढ़ने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए, तब तक आप कितने भी एफर्ट लगा ले, कितना भी फोर्स कर ले, कितना भी प्रेशराइज कर ले, उससे कोई मीन नहीं निकलेगा। तो जब बच्चा खुद सोचेगा, स्वयं निर्देशित करेगा, तभी वो लर्निंग में क्या होगा, सक्सेसफुल हो सकता है। चलिए सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following is not true about the demonstration method of teaching? निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की अभिव्यक्ति विधि के बारे में सत्य नहीं है? The focus is on the demonstration of concept through experiment activities. अवधारणाओं का प्रदर्शन प्रयोग क्रियाकलापों पर केंद्रित होता है। किसी भी कॉन्सेप्ट को आप एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटीज के साथ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या बच्चों को समझाते हैं तो वो बहुत ही क्लियरली समझ में आता है। तो पहला ऑप्शन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के हिसाब से तो सही है। क्या है पहला ऑप्शन? सही है। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड फॉर अ मल्टीकल्चरल क्लासरूम। इसका उपयोग बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए किया जा सकता है। आपके क्लास में किसी भी संस्कृति का बच्चा हो, किसी भी रिलीजन का बच्चा हो, किसी भी कास्ट का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी टीचिंग में। शिक्षा सभी के लिए बराबर है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। द लर्नर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, शिक्षार्थियों को सम्मिलित होने का एक अवसर मिलता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, बच्चे को सम्मिलित होने का अवसर मिलता है, वो देख पाता है चीज़ों को कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। बट क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, बोला क्या है, कौन सी चीज़ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के हिसाब से सही नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा? चौथा, ऑल द टॉपिक कैन नॉट बी कवर्ड बाय दिस मेथड। तो ये बात बिल्कुल सही है, सारे टॉपिक को आप इस मेथड के द्वारा कवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ ऑप्शन में चलते हैं। अ 20-year ओल्ड गर्ल मेंटल एज इज 12 years, फाइंड हर IQ। एक 20 साल की लड़की की मानसिक उम्र 20 साल की लड़की की मानसिक उम्र 12 साल है, तो उसकी बुद्धि लब्धि निकालिए। चलिए, तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, IQ का फॉर्मूला लगेगा। IQ का फॉर्मूला क्या होता है, IQ इक्वल्स टू MA बाय CA इंटू 100। तो उसकी मानसिक आयु या मेंटल एज क्या है, 12 साल है। उसकी क्रोनिकल एज या उस बच्ची की आयु कितनी है, 20 साल की लड़की है वो, है ना, इंटू 100। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 पंचे 20 और 4 3 12, है ना, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5 और 5 20 हम 100। ठीक, तो 20 इंटू 3 कितना हो गया आंसर, 60। तो आपका आंसर क्या होगा, 60। तो बच्ची का आयु कितना है, 60। ठीक है, चलिए 60। चलिए IQ से रिलेटेड 2-3 टर्म और क्लियर कर लेते हैं। जो IQ करके टर्म है, ये किसने दिया, तो इसको दिया है विलियम स्टर्न ने। किसने दिया है, विलियम स्टर्न ने। दूसरी बात,
आईक्यू इंटेलिजेंस टेस्ट की खोज किसने की, या सबसे पहले किसने बनाया इंटेलिजेंस टेस्ट की बात किसने की, तो अल्फ्रेड बिनेट। अब आईक्यू का ये जो फॉर्मूला जो दिया है वो किसने दिया है, आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया है, वो दिया है आपके टर्मन ने, ठीक है। आईक्यू बस की बात करें, है ना, सबसे पहले 1912 में आईक्यू टर्म का यूज़ किया था किसने, विलियम स्टर्न ने, है ना। फिर आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था, इसका फॉर्मूला दिया था किसने, टर्मन ने। और एक चीज़ और कि इंटेलिजेंस टेस्ट की खोज किसने की या किसने डेवलप किया इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहले, तो अल्फ्रेड बिनेट, ठीक। और इस लड़की का आईक्यू कितना है, 60। यह एक टेबल है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर बच्चा ये आईक्यू के हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, किसी बच्ची का आईक्यू कितना है, अगर 60 है तो वो कैसी है, फीडल माइंडेड है, मोरोन है ना। अगर बच्चा सामान्य है, नॉर्मल है, तो उसका आईक्यू कितना होगा, एवरेज है तो 90 to 109 होगा, है ना। अगर उसका अबव एवरेज है तो 110 से 119 होगा। इस तरीके से ये टेबल है, देख लीजिएगा। अगर वो बहुत जीनियस है तो उसका आईक्यू कितना होगा, 140 प्लस होगा, ठीक। तो आप ये टेबल देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अपन चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वे अ पर्सन प्रेजेंट एनी इंफॉर्मेशन इन हिज हर ब्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिज हर। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, यह उसके निम्न का उदाहरण है। चलिए भाई, किसका उदाहरण है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, व्यक्तिगत अभिलक्षण। अब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं भैया, गोरा है, काला है, लंबा है, चौड़ा है ना। तो ये व्यक्तिगत कैरेक्टरिस्टिक्स से किसी के ब्रेन की इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तीसरा, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इमोशंस क्या होते हैं, आप रोते हो, हंसते हो, गाते हो, इससे किसी के ब्रेन का अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना है उसको। तो क्या वो इन चीज़ों का इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करके यूज़ करेगा क्या, नहीं। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, आप किसी बच्चे को के दिमाग को एक एकेडमिक से जज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो क्या इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी बच्चे को प्रेजेंट करना है इन्फॉर्मेशन, तो ब्रेन, तो कोई भी बच्चा अगर जानकारी प्रस्तुत करता है तो किसका यूज़ करता है, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करता है, संज्ञात्मक अभिलक्षण का यूज़ करता है। चलिए, ये क्वेश्चन तो अभी मैंने कराया। द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज, कौन है, सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया, कौन है फादर इसके, तो अल्फ्रेड बिनेट। कौन है, अल्फ्रेड बिनेट। दूसरा, GDD is a developmental disability recognized in children who are, GDD एक विकास संबंधी अक्षमता है जो देखने को मिलती है बिलो 5 ईयर्स, 5 वर्ष से छोटे बच्चों में, एज 12 to 14 ईयर्स, 12 से 14 वर्ष की आयु में, अबव 5 ईयर्स, 5 वर्ष से अधिक के बच्चों में, अबव 18 ईयर्स, 18 वर्ष से ऊपर। चलिए, पहले तो GDD समझ लेते हैं क्या होता है। ये होता है ग्लोबल डेवलपमेंट डिले। एक्चुअली क्या होता है, कुछ बच्चे कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण या तो जल्दी बर्थ हो जाता है या लेट बर्थ होता है। जैसे कभी 9 महीने एक नॉर्मल टाइम होता है, तो कभी कभी बच्चे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के कारण 7 महीने में जन्म ले लेते हैं, या फिर उनके कई बार 10 महीने बच्चे होते हैं। तो इन बच्चों में इस टाइप के ग्लोबल डेवलपमेंट डिले क्या या देखे जाते हैं। वो बच्चे क्या होता है, देरी से विकास करते हैं। जैसे हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, द टर्म डेवलपमेंट डिले और ग्लोबल डेवलपमेंट डिले इज यूज्ड व्हेन अ चाइल्ड टेक लॉन्गर टू रीच सर्टेन डेवलपमेंट माइलस्टोन देन अदर चिल्ड्रन देयर एज। दिस माइट इंक्लूड लर्निंग टू वॉक और टॉक, मूवमेंट स्किल्स, लर्निंग न्यू थिंग्स एंड इंटरेक्टिंग विद अदर सोशली एंड इमोशनली। तो ये बच्चे क्या होता है, दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में स्लोली सीखते हैं, वे जल्दी जल्दी नहीं सीखते। जैसे कि इस बच्ची को आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर में, इस बच्चे, दूसरे बच्चों की हाइट इतनी होती पर इस बच्चे की हाइट कितनी है, इतनी है ना। तो उसका रीज़न क्या है, थोड़ी सा उसका जो डिले हो रहा है, उसका जो विकास है वो धीमा होगा, है ना। तो ये होता है क्या, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले। अदर बच्चों की तुलना में इनकी ग्रोथ क्या होगी, थोड़ी सी स्लो होगी, है ना। आप इसके लिए डॉक्टर को रेफर करें, कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए लोग डॉक्टर को सजेस्ट करते हैं, है ना। तो
ये कब देखने मिलता है? बिलो 5 ईयर्स में, है ना। बच्चों में प्रॉब्लम हो रहा है ना, इनका डेवलपमेंट लेट होगा, तो बिलो 5 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the chronicle age and the mental age of the child is 15 years, he will be classified into which category? यदि बच्चे की कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु 15 वर्ष है तो इसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा? चलो दोनों चीज़ें क्या हैं? बराबर हैं। दोनों चीज़ें क्या हैं? बराबर हैं। 15 उसकी मेंटल एज भी है और क्रोनिकल एज भी है, ठीक है। मानसिक आयु भी इसकी 15 है और कालानुक्रमिक आयु भी उसकी 15 है इंटू 100। हमने फॉर्मूले में रख दिया जो मैंने बताया था IQ का, MA/CA इंटू 100। मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गणित 100, ठीक। तो 15 से 15 क्या होगा? 15 से 15 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 100, है ना। तो उसका IQ कितना है? 100। और 100 जिसका IQ होता है तो उसके बच्चे किस इसमें आते हैं? नॉर्मल इंटेलिजेंस में। आप टेबल देख सकते हैं एक बार, है ना, स्क्रीनशॉट ली होगी, आप चेक कर लीजिएगा किस में आएंगे? नॉर्मल इंटेलिजेंस में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, when an infant reaches about 7 to 9 month of age, they begin to develop what he called। चलिए, एक 7 से 9 महीने के बच्चे में क्या डेवलप होता है? पियाजे के अनुसार जब एक शिशु लगभग 7 से 9 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो वो विकसित होने लगते हैं, जिन्हें उन्होंने क्या कहा है? तो जो बच्चा 7 से 9 महीने का होता है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखता है। आप देखे होंगे किसी खिलौने को वो एक ही जगह ढूंढता रहेगा या किसी खिलौने के पीछे भागेगा, तो उसी को वो सब सारी चीज़ों को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देखता है। तो उसमें क्या आता है? सिर्फ ऑब्जेक्ट परमिएंस, वस्तु स्थायित्व, है ना। कल ही मैंने एक एग्जाम्पल देखा था, मेरे मोहल्ले में छोटी बच्ची है 9 महीने 8 महीने, पैदल चल रही, सामने से गाड़ी आती है तो वो उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देख रही थी। मीन्स उसे ये नहीं था कि उस गाड़ी से उसका क्या होगा। तो बच्चे जो छोटे होते हैं वो किस चीज़ में देखते हैं? किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट एट। तो जीन पियाजे कहते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कब से शुरू होता है? तो उनका कहना है कि सेंसरी मोटर स्टेज, बचपन से ही क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है या संज्ञानात्मक विकास स्टार्ट हो जाता है जैसे ही बच्चा जन्म लेता है ना, या एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन बोल सकते हो आप। चलिए, जीन पियाजे ने एक बात और कही थी कि सबसे पहले क्या होता है? थॉट्स आते हैं, उसके बाद आप भाषा का विकास करते हैं। जिसको वगोत्स्की जी ने, जो कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस पे वो कहा था कि नहीं, पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है। तो दोनों के बीच बहुत कॉन्ट्राडिक्शन हुए इस चीज़ को लेके, है ना। तो इसका आंसर फिलहाल तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट एट सेंसरी मोटर, सेंसरी संवेदी पेशी, है ना, अवस्था पे शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन थिंग मोर, ये पूरी स्टेजेस किसकी हैं? जीन पियाजे की। सेंसरी मोटर स्टेज कब से कब होती है? 0 to 2 ईयर्स तक, है ना। फिर आती है उसके बाद प्री ऑपरेशनल, जो चलती है 2 से 6 ईयर्स तक, है ना। फिर आती है कौन सी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो चलती है 7 से 12 साल तक। और फिर आती है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो चलती है 12 से 19 साल तक, ठीक। तो याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर, जो बच्चे जीन पियाजे के अनुसार जो प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन है वो कैसे रहते हैं? फ्लेक्सिबल, कॉम्प्लेक्स, सोशल, ईगोसेंट्रिक। तो बच्चे जब प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं? उन्हें ये लगता है कि
मतलब सारी चीज़ें उनसे केंद्रित है। अगर उन्हें कोई चीज़ खानी, हठी टाइप के होते हैं, अगर उन्हें कोई खिलौना आप बाजार लेके जाओगे, अगर आप बोलोगे मुझे ये खिलौना चाहिए, तो वो खिलौना उन्हें क्या है, चाहिए ही है। फिर कहीं चॉकलेट के लिए अड़ जाएंगे, तो वो क्या होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, है ना। तो क्या होते हैं, ईगो सेंट्रिक। चलिए, इस तरीके से आज मैंने MCQ सीरीज के 10 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट के फिनिश किए। फिर से मैं कल आपके सामने थर्ड पार्ट लेके आऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लगते हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट, अपना फीडबैक ज़रूर दें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।